भाई जो हमारा टेक्निकल में आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो सॉइल मैकेनिक्स है और इनिशियल से हम पूरा पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, पहला लेक्चर है आपका, तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर 1। और हम स्टार्टिंग में सबसे पहले इस सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहले हमें टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, देन हम और अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे यहाँ पर कि सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसा कि पहला टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है सॉइल टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सॉइल टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, इसके अंदर जैसे कि आपका सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, ओरिजिन के साथ साथ फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कितने टाइप की सॉइल होती है इस बेसिस पर, ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो जाएगा। इसके अंदर हम सॉइल की पूरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर सॉइल को हम क्लासिफाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट सॉइल कॉम्पेक्शन एंड क्ले मिनरलोजी जो आपका टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सीपेज थ्रू सॉइल, सॉइल से सीपेज कैसे होता है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल्स हम पढ़ेंगे। कंप्रेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को हम पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल को हम पढ़ेंगे। अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल्स। नेक्स्ट हमारा सेलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो ये सॉइल मैकेनिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें एक कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। चाहे आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, जैसे कि एमपीपीजीसीएल हो, आरआरबी सीबीटी 2 आपकी एग्जाम हो, एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर एग्जाम हो, उसके अंदर भैया सॉइल की ये सारे आपके जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए हुए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस आपका है, इतना आपने कर लिया तो आपका जो सॉइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। सिलेबस में कोई आपको डाउट हो, कोई टॉपिक ऐसा हो आपको लग रहा हो कि जो मिसिंग है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही हमारा जो आप यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे होगे है, जो सब्जेक्ट का नाम स्टार्टिंग में अपन ने लिखा भैया सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉइल मैकेनिक्स से ही समझेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स जो हमारा है वो क्या कहलाता है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में आप आंसर कर सकते हो कि व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स। क्योंकि होता क्या है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हम सब्जेक्ट को नहीं समझते हैं कि भैया ये जो सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट का बेसिक डेफिनेशन क्या है। जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सॉइल मैकेनिक्स से आप क्या समझते हो, सॉइल से आप क्या समझते हो। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सॉइल आपका जो हो गया, इन सारी चीजों को हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इन बेसिक चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो सॉइल मैकेनिक्स आपका क्या कहलाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मासेस सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप ऑफ फोर्स। मतलब कि सॉइल के ऊपर जब वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी स्टडी हम जो कर रहे हैं उसको आप यहां पे क्या बोल रहे हो, सॉइल मैकेनिक्स आप बोल रहे हो। आई बात समझ में। ठीक है, अब सॉइल मैकेनिक्स जो है भैया, इसके फादर कौन है। ठीक है, तरझागी, अगर पूरे नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम है भैया कार्ल्स तरझागी। तो कार्ल्स तरझागी जो है वो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है। तो ये फैक्चुएट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, या फिर इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है। तो भैया फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स जो है वो तरझागी है। और तरझागी ने 1948 में सॉइल मैकेनिक्स का जो पॉइंट किया था वो 1948 में किया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, कि जब सॉइल के ऊपर वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस आते हैं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अपने को क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी की अपने को स्टडी करना है। क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी की अपने को स्टडी करना है। नेक्स्ट यहां पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू तरझागी, अब तरझागी मतलब 1948, सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग
इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ सॉइल, इट्स बिहेवियर एंड एप्लीकेशन एज द इंजीनियरिंग मटेरियल। तो सॉइल मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू तरझागी क्या है? अकॉर्डिंग टू तरझागी आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मतलब सॉइल मैकेनिक्स जो है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सिविल इंजीनियर, मतलब सिविल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है जिसके अंदर इन्वॉल्व क्या क्या चीजें की गई हैं कि भैया सॉइल की स्टडी आपको करना है, इसके बिहेवियर के बारे में देखना है आपको, और इंजीनियरिंग मटेरियल्स में इसकी एप्लीकेशंस आपको देखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू तरझागी आपकी ये डेफिनेशन बन जाती है सॉइल मैकेनिक्स की। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, apart from the testing and classification of various type of soil in order to determine the physical properties, knowledge of soil mechanics is particularly helpful in following problem of civil engineering। मतलब इस सब के बाद फिर टेस्टिंग की गई, वेरियस टाइप ऑफ सॉइल का क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें ज्ञात हुआ। तो इन सारी चीजों का जब हमें नॉलेज हुआ तो हमें पता चला कि भैया ये सारी जो सॉइल मैकेनिक्स है, सॉइल जो हमारी है वो इन प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प कर सकती है। जैसे कि फाउंडेशन डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमें कंस्ट्रक्शन के अंदर फाउंडेशन को डिजाइन करना है, हमें पेवमेंट को डिजाइन करना है जिसके अंदर सबग्रेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डिजाइन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड एक्सकेवेशन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डिजाइन ऑफ अर्थ डैम। तो भैया इन सारी चीजों में, इन सिविल इंजीनियरिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं इन सभी में हेल्पफुल हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स आई बात समझ में? ठीक है, तो दैट इज द बेसिक इंट्रो जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स का था। इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स के बाद आपने देखा होगा कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे तो इंजीनियरिंग के टाइम आपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक शब्द सुना होगा। व्हाट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग? ठीक है, अब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपका क्या होता है? तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ऑल्सो नॉन एज जियोटेक्निक्स। क्लियर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को हम जियो टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये भी सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। क्लियर, कंसर्न विद द इंजीनियरिंग बिहेवियर, यहां पे बात इंजीनियरिंग बिहेवियर की हो रही है, इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ अर्थ मटेरियल। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर अर्थ मटेरियल के इंजीनियरिंग बिहेवियर की अपन बात कर रहे हैं। इट यूज द प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड रॉक मैकेनिक्स टू सॉल्व इट्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। जो भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो सॉइल मैकेनिक्स के आपके प्रिंसिपल हैं, जो रॉक मैकेनिक्स के प्रिंसिपल हैं, उन सबको यहां पर यूज किया गया है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज सॉइल? सॉइल हमारा क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर करें कमेंट में। पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स सॉरी सॉइल आपका क्या कहलाता है। ठीक है, बता सकते हैं? नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सॉइल की अगर मैं बात करूं कि सॉइल हमारा क्या कहलाता है, तो सॉइल आप देख सकते हो, सॉइल की डेफिनेशन याद रखना, क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज अनसीमेंटेड एंड अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से आप यहां पे बोल सकते हो सॉलिड पार्टिकल विथ लिक्विड, लिक्विड के साथ एंड गैस के साथ इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। क्लियर, मतलब आप सिंपली हमें बता सकते हो क्या कि व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या कहलाता है? टेक्निकली डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, भैया सॉइल क्या कहलाता है, तो सॉइल आप बोलो जल्दी से क्या कहलाता है? सिंपली है कि भैया रॉक जो होता है उसका डिसइंटीग्रेशन आपका होगा, उससे हमें जो सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं तो सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, वही डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोला कि अनसीमेंटेड अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स। मिनरल ग्रेन्स का क्या बोल रहे हैं? अनसीमेंटेड अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर विथ लिक्विड एंड गैस। विथ लिक्विड एंड गैस क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो इस टाइप से होंगे। अब इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में जो स्पेस होगा, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में जो स्पेस होगा, इस स्पेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस स्पेस के अंदर
आपको लिक्विड देखने को मिलेगा, आपको गैस देखने को मिलेगा। मतलब कहने की बात ये है कि आपको वाटर देखने को मिलेगा, आपको एयर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? आपको वाटर देखने को मिलेगा, आपको एयर देखने को मिलेगा। ठीक है, यही बोला ना, एम्प्टी स्पेस में सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। जनरली सॉइल जो आपका होता है, इसके अंदर आप ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले की बात करते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सॉइल कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, तो ये चार टाइप आप बोल सकते हो सॉइल के, जो मेनली कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा जो टॉपिक आएगा, बेसिक हमने इंट्रो जो था ना सॉइल मैकेनिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल का, वो हमने देख लिया। अब हम मेनली बात यहां पे करेंगे, जो हमारा मेन सिलेबस यहां से स्टार्ट होता है कि भैया सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन में एक शब्द यहां पे मैंने लिखा है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन अगर हम करेंगे तो ये आगे क्या बन जाएगा? आगे बन जाएगा पेडो और पीछे बन जाएगा जेनेसिस। पेडो का मतलब यहां पे होता है किससे? पेडो का मतलब यहां पे होता है अर्थ से, और जेनेसिस का मतलब यहां पे होता है ओरिजिन और बर्थ। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में? पेडोजेनेसिस एक शब्द मैंने यहां पे बोला है, जिसमें पेडो का मतलब मैंने क्या बोला? अर्थ, और जेनेसिस का मतलब मैंने बोला ओरिजिन और। आई बात समझ में? आप यहां पे ये बोल सकते हो कि सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द दिस इंटीग्रेशन ऑफ रॉक आइदर बाय द फिजिकल वेदरिंग और बाय केमिकल वेदरिंग। मतलब जो हमारी रॉक होती है, जो हमारी चट्टानें होती हैं, उसके अंदर फिजिकल वेदरिंग होगी या फिर केमिकल वेदरिंग होगी, जिससे उस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा और हमारी सॉइल का निर्माण होगा। वेदरिंग का मतलब यहां पे है टूटना, चट्टानों का टूटना। अब वो फिजिकली, आइदर फिजिकली हो सकता है और केमिकली आपका हो सकता है। यहां तक की बात समझ में आई है? अब जो ये पेडोजेनेसिस शब्द लिखा था, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, उसको पेडोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस बोलते हैं। तो यह फैक्चुएट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एज अ नोट मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पेडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े तो अब जो सॉइल फॉर्मेशन का साइकिल होता है, अभी हमने प्रोसेस की बात की, वो प्रोसेस को मैंने पेडोजेनेसिस बोला है। ठीक है, अब अगर मैं साइकिल की बात करूं कि सॉइल फॉर्मेशन का जो साइकिल है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो आपका जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। अब अगर जियोलॉजिकल साइकिल की यहां पे बात करें, तो सॉइल फॉर्मेशन के अंदर जियोलॉजिकल साइकिल की कितनी स्टेज होती हैं? तो यहां पर मेनली 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज की बात की जाए तो ये वेदरिंग हो गई है। ठीक है, पहली स्टेज की बात करूं तो क्या हो गया है? वेदरिंग हो गया है। दूसरी स्टेज की बात करूं तो दूसरा आपका क्या हो गया है? दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा। और फोर्थ में बात करूं तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? अपहीवल हो जाएगा। मतलब वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन, देन अपहीवल। इसको आप एक डायग्राम से भी यहां पे समझ सकते हो कि जैसे ये आपकी रॉक है, जैसे ये आपकी क्या है? जैसे आपकी ये रॉक है, इस रॉक की वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग हो रही है। ठीक है, वेदरिंग के बाद आप देख रहे हो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन के बाद आपका ये अपहीवल हो रहा है, हो रहा है अपहीवल। ठीक है, और अगेन आपका ये प्रोसेस है, यहां से फिर डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन के बाद फिर वेदरिंग हो रही है। मतलब ये जो साइकिल आपका है, ये आपका साइकिल चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है जियोलॉजिकल साइकिल का, भैया स्टेप्स का, कि कौन कौन सी स्टेज आ रही है, किसके बाद कौन सी स्टेज आएगी। पहली स्टेज मैंने क्या समझी? वेदरिंग समझी। दूसरी स्टेज हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा। तीसरा स्टेज हमने डिपोजिशन देखा। और फोर्थ स्टेज हमारा जो है अपहीवल है। और इसके बाद अगेन फिर से आपका वही रोटेशन चलता रहेगा।
दैट्स कॉल्ड द जियोलॉजिकल साइकिल। इसको हम जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो जियोलॉजिकल साइकिल हमने बात कर ली है, हमने यहां पे प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की ही बात कर ली है। ठीक है, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अपन यहां पे समझते हैं, क्योंकि हमने यहां पे एक शब्द समझा था कि भैया डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो रहा है, तो वो हो रहा है हमारा किसकी वजह से? वो हो रहा है हमारा फिजिकल वेदरिंग की वजह से। किसकी वजह से? फिजिकल वेदरिंग की वजह से और केमिकल वेदरिंग की वजह से हो रहा है। फिजिकल वेदरिंग की वजह से और किसकी वजह से? और केमिकल वेदरिंग की वजह से हो रहा है। तो हम फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग की यहाँ पे बात की जाए तो फिजिकल वेदरिंग का सिंपली शब्दों में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल फोर्सेस के द्वारा आपकी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा। पहला आप देखोगे पॉइंट तो यही लिखा है कि फिजिकल फोर्स टेक्स पार्ट इन रॉक डिसइंटीग्रेशन एंड द एजेंसी ड्यू टू विच फिजिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस आर रनिंग वाटर। फिजिकल एजेंसी में क्या हो गया? जैसे कि रनिंग वाटर हो गया, हैवी विंड आपकी हो गई, रेनफॉल आपका हो गया, एक्सपांशन ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर आपका हो गया। तो ये सारी आपकी जो फिजिकल एजेंसी है, इनकी वजह से आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो रहा है। दैट्स कॉल्ड द फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, अब जो यहां पर सॉइल का फॉर्मेशन होगा, जनरली आपको यहां पे कैसे पार्टिकल देखने को मिलेंगे? लार्ज पार्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा रॉक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि बड़े बड़े से पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुए हैं, देन आपका ये सॉइल यहाँ पे बना है और स्मॉल पीसेस में वो ब्रेक डाउन आपका हो गया है। तो आपको फिजिकल वेदरिंग के अंदर कैसे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे? लार्ज पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो आपकी रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ मतलब कि अगर मैं इस वाली इमेज की बात करूं तो इस इमेज में आप देख सकते हो कि क्या हुआ। रेड कलर दिख नहीं रहा होगा, तो ये है आपका, इस इमेज की मैं बात कर रहा हूं। अब इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि बड़े बड़े जो पीसेस आपके यहां पर हैं बड़े बड़े पीसेस। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ इस वाली रॉक का, तो इसके अंदर जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी आपकी सेम रहेंगी जो प्रॉपर्टी आपकी पेरेंट्स रॉक की है। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूं? ये हमारी पेरेंट्स रॉक हो गई। तो पेरेंट्स रॉक की जो प्रॉपर्टी होगी वही सेम प्रॉपर्टी आपको इस डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल की मिलने वाली है। सेम मिनरल कॉन्स्टिट्यूएशन आपको यहां पर मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो रहेगा वो रिमेन सेम रहेगा, इसके जैसा, पेरेंट्स रॉक के जैसा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट यहां पे बात करें तो फिजिकल वेदरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका सैंड एंड ग्रेवल यहां पर इंक्लूड होगा। हमने 4 टाइप की सॉइल पढ़ी, यही पढ़ा था, सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले। तो फिजिकल वेदरिंग के अंदर सैंड और ग्रेवल की बात होगी। ठीक है, क्या कंसिस्ट होगा? सैंड और ग्रेवल आपका कंसिस्ट होगा। फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो हमें सॉइल मिलती है वो हमें ट्रांसपोर्टेड सॉइल मिलती है। कैसी सॉइल मिलती है? ट्रांसपोर्टेड। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो जाना, चले जाना चल के। अब बोलोगे सर सॉइल के पैर, भैया पैर तो नहीं होते हैं। तो पैर नहीं होते हैं तो फिर कैसे जाएगी? बाय द फिजिकल फोर्सेस या फिजिकल एजेंसी, जैसे कि रनिंग वाटर, हैवी विंड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह से दूसरी जगह पे सॉइल को कर देगी ट्रांसपोर्ट, तो वो सॉइल कहलाएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। यही लिखा है, सॉइल डेट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन प्लेस से ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर एंड आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इस सभी को आप क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल आप बोलोगे। क्लियर? इस सभी को आप क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल आप बोलोगे।
नेक्स्ट, अगर फिजिकल वेदरिंग की बात की जाए तो फिजिकल वेदरिंग के अंदर जो पार्टिकल्स आपके होंगे, क्या होंगे, जो पार्टिकल्स आप होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे उसके टाइप की अगर मैं बात करूं तो कैसे आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कैसे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, बल्कि पार्टिकल्स। आप देख सकते हो ये पेरेंट रॉक है, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कैसे पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, बल्कि पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पार्टिकल का टाइप कैसा रहने वाला है, बल्कि यहां पे रहने वाला है। नेक्स्ट, अगर शेप की बात की जाए, पार्टिकल के शेप की बात की जाए तो शेप कैसा रहेगा, आपको डायरेक्टली याद रख लेना भैया, शेप यहां पे जो मिलेगा एंगुलर हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, फ्लैट हो सकता है और एलोंगेटेड हो सकता है। और कैसा हो सकता है, और आपका जो शेप है पार्टिकल का वो कैसा हो सकता है, इलोंगेटेड आपका हो सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलेगा, तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आपका होगा यहां पर सिंगल ग्रेन। इसको अभी मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, जब अपन सॉइल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे उस टाइम पर डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर आपका क्या होता है। ठीक है, अभी आपको बस ये याद रखना है कि फिजिकल वेदरिंग के अंदर जो आपको सॉइल स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। स्टेट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जो स्टेट है वो स्टेट आपको कैसी देखने को मिलेगी, तो स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट मिलेगी आपको डेंस। पार्टिकल्स की स्टेट कैसी है, डेंस आपको पार्टिकल मिलेगा, या फिर आपको मीडियम डेंस पार्टिकल मिलेगा, या फिर आपको लूज पार्टिकल मिलेगा। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, तो ये जो पार्टिकल की स्टेट है ये डिपेंड करती है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कैसे पैक्ड हुए हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर पैक्ड टुगेदर, इसके बेसिस पे आप बोलोगे कि डेंस है, कि मीडियम डेंस है, कि लूज है। आई बात यहां तक समझ में, दैट इज द फिजिकल वेदरिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग हमारा क्या कहलाएगा, तो इसको समझते हैं। जैसे केमिकल फोर्सेस टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब यहां पर केमिकल फोर्सेस जो आपके होंगे वो यहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे वेदरिंग में। मतलब अगर बोला जाए तो केमिकल वेदरिंग जो आपकी है दैट इज टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। ठीक है, ये कैसा है, केमिकल वेदरिंग जो आपकी होगी ये आपकी टाइम डिपेंडेंट होगी। कैसी होगी, टाइम डिपेंडेंट होगी। अब टाइम डिपेंडेंट की बात यहां पे है, मतलब लगभग 100-150 साल भी लग सकते। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस होगी, प्रोसेस किसकी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक की, वो कैसे होने वाली है, ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, लीचिंग वाटर एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये वो प्रोसेस हैं जिनके द्वारा रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने वाला है, और ये हमारी केमिकल वेदरिंग कहलाएगी। तो अगर कार्बोनेशन की बात करें, वैसे तो आप लोगों को ये पता होगा, फिर भी बता दे रहा हूं, कार्बोनेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, व्हेन वाटर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इट क्रिएट्स कार्बोनिक एसिड, यह कार्बोनिक एसिड को बनाएगा विच कैन डिजोल्व सॉफ्टर रॉक, जो सॉफ्टर रॉक को डिजोल्व कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, लाइमस्टोन एंड रॉक्स हाई इन सॉल्ट डिजोल्व व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर। लाइमस्टोन हो गया या रॉक हो गया जिसके अंदर हाईली सॉल्ट है, वो डिजोल्व होगा व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर, वाटर के साथ अगर एक्सपोज्ड रहेगा तो द वाटर कैरीज अवे द आयंस, जो वाटर है वो आयंस को दूर ले जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या होगा, मिनरल इन द रॉक, रॉक के अंदर जो मिनरल्स हैं रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एंड सराउंडिंग एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे। ए द हाइड्रोजन एटम्स
जो हाइड्रोजन एटम्स होगा रिप्लेस अदर कैटाइंस, जो हाइड्रोजन एटम्स होगा वो अदर कैटाइंस को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे कि फेल्डस्पार जो आपका होता है, और फेल्डस्पार जो आपका है, अगर ये हाइड्रेटेड हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड हो गया, तो ये किस में बदल जाएगा, किले में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, किले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपकी वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की यहां पे बात की जाए तो वाटर एंड रॉक पार्टिकल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो जो वाटर और रॉक पार्टिकल हैं, ये जब दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, दिस कॉजेस द मिनरल्स एंड मटेरियल टू रस्ट एंड टर्न रेड। मतलब जो मिनरल्स होगा, जो मटेरियल होगा, उसके अंदर आपको रस्टिंग देखने को मिलेगी और वो मटेरियल रेड उसमें टर्न हो जाए, रेड कलर में टर्न हो जाएगा। ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, एक फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लाइमस्टोन डिसोल्यूशन इन द कैथेड्रल रूम एट फ्लोरिडा। ठीक है, तो ये लाइमस्टोन के अंदर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। अब ये डिसोल्यूशन आपको अभी बताया मैंने क्या होता है कि लाइमस्टोन एंड रॉक हाई इन सॉल्ट डिसॉल्व व्हेन एक्सपोज टू वाटर। जैसे वाटर में आपका एक्सपोज होगा, आयंस को वाटर जो है वो दूर लेके जाएगा। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है कि भैया ये लाइमस्टोन के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब केमिकल वेदरिंग के अंदर जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना, उसके अंदर आपको फाइन पार्टिकल देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने बताया फिजिकल वेदरिंग के अंदर आपको बल्कि पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, फाइन पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मिनरल कंपोजिशन जो आपका होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मिनरल कंपोजिशन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था फिजिकल वेदरिंग के अंदर जो भी मिनरल कंपोजिशन है पेरेंट रॉक का, वो सेम आपको मिलेगा डिसइंटीग्रेटेड रॉक के अंदर। लेकिन केमिकल वेदरिंग के अंदर आपका क्या होगा, मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, पेरेंट्स रॉक का अलग होगा और इसका अलग होगा। एक अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने बोला था, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था फेल्डस्पार यहाँ पर है, वो जो हाइड्रेटेड होके किसमें बदल रहा है, क्ले में बदल रहा है। भैया फेल्डस्पार का जो मिनरल कंपोजिशन है वो अलग है और क्ले का जो मिनरल कंपोजिशन रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, मतलब मिनरल कंपोजिशन जो आपका है वो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। केमिकल वेदरिंग के अंदर जो सॉइल को इंक्लूड कर रहे हैं दैट इज द सिल्ट एंड क्ले। याद रखना, सिल्ट एंड क्ले। और सिल्ट एंड क्ले जो आपका होता है ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, रेसिडुअल सॉइल की कैटेगरी में आते हैं। मतलब केमिकल वेदरिंग से हमें जो सॉइल मिलेगी वो कैसी होगी, रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब ये होता है कि उस सॉइल का जो ओरिजिन है ना, उसी जगह पे ही वो अवेलेबल होगी, ट्रांसपोर्टेड नहीं होगी, मतलब उस जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगी, जहां उसका ओरिजिन हुआ है वहीं पर वो अवेलेबल होगी। तो रेसिडुअल सॉइल की आप डेफिनेशन बोल सकते हो कि सॉइल्स दैट रिमेन एट द लोकेशन ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जिस जगह पे उसका फॉर्मेशन हुआ है उसी जगह पर रिमेन्स मतलब कि अवेलेबल है, दैट इज द रेसिडुअल सॉइल। अब एक नोट आपको यहाँ पे याद रखना है, नोट क्या याद रखना है कि जो केमिकल वेदरिंग आपकी है, देखना यहाँ पे, इफ द एरिया इज हॉट एंड ह्यूमिड, एरिया आपका कैसा है, हॉट है और ह्यूमिड है, केमिकल वेदरिंग इज मोर प्रीवेलेंट। ठीक है, मतलब केमिकल वेदरिंग होने की चांसेस वहां पे ज्यादा है। इफ इट इज ड्रायर, अगर वो ड्राई है तो फिजिकल वेदरिंग के होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, मतलब इस नोट को आपको याद रखना है कि हॉट एंड ह्यूमिड जो रीजन्स आपके हैं या एरिया है वहां पे केमिकल वेदरिंग होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और ड्रायर एरिया जो आपके होते हैं वहां पे फिजिकल वेदरिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। केमिकल वेदरिंग के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, रिजल्ट में आप देख सकते हो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। मतलब केमिकल वेदरिंग के अंदर हमें जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं वो कोलाइडल साइज के पार्टिकल, कोलाइडल साइज का मतलब ये होता है कि 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं। तो फॉर्मेशन
of group of crystalline particles of colloidal size less than 2 micron known as clay minerals, उनको हम क्या बोलते हैं, clay minerals बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट रेसिडुअल सॉइल, जितनी भी जो रेसिडुअल सॉइल मिल रही, मोस्ट ऑफ द रेसिडुअल सॉइल जो आपकी होती है वो वीकली बॉन्डेड होती है एंड दे हैव वाइडली बेयरिंग वॉइड रेशियो, मतलब अलग अलग टाइप का आपको वॉइड रेशियो देखने को मिलेगा, एक जैसा वॉइड रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर आपको? आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो समझ में आ गया आपको कि कोलाइडल साइज के आपको पार्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और पार्टिकल्स को क्ले मिनरल्स अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्ले मिनरल्स अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या, ये भी आपको आ गया होगा कि भैया रेसिडुअल सॉइल जो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी आपको, जैसे क्ले मिल रही है, सिल्ट मिल रही है, तो वॉइड रेशियो भी अलग अलग होगा। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल कंटेंट, रेसिडुअल सॉइल के अंदर आप देखोगे तो आपको एंगुलर रॉक फ्रेगमेंट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे और ये भी, इसकी भी जो साइज रहेगी ना, वो साइज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया है कि रेसिडुअल सॉइल जो आपकी होती है ना, इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। हाँ, होती है। तो रेसिडुअल सॉइल हैव बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल के कंपैरिजन में रेसिडुअल सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगी वो बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां तक की बात से अगर आप एग्री कर रहे हो, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से थम्स अप कर दो। रवि, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल को देखा, ठीक है, हमने जियोलॉजिकल साइकिल को देखा, हमने वेदरिंग को देखा, हमने वेदरिंग को डिफरेंशिएट यहां पे किया, फिजिकल वेदरिंग और जो केमिकल वेदरिंग आपकी हुई, इसके बेसिस पर हम सॉइल का कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो हमारी सॉइल आती है वो आती है एलुवियल सॉइल। अब आपको एलुवियल सॉइल के बारे में बताऊं, एलुवियल सॉइल जो आपकी होती है ये डिपॉजिटेड होती है, ये डिपॉजिटेड होती है किसके द्वारा? रनिंग वाटर के द्वारा। किसके द्वारा? रनिंग वाटर के द्वारा। तो आप एक यहाँ पे डायग्राम देखोगे, आप देख सकते हो ये आपका ओरिजिनल ग्राउंड है, रनिंग वाटर की वजह से ये जो इतना पोर्शन आपका है ये आपका क्या हो गया? इरोड हो गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो देख रहे हो दैट इज द इरोड, तो इरोड ग्राउंड लाइन आपको देखने को मिल रही है। अब आप देखोगे कि पानी के द्वारा जब बहा के लेके आई है तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें दिखेंगी, सेंड, देन सिल्ट, देन क्ले, देन डेल्टा, और पानी फिर जाके स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा, तो स्टिल वाटर आपका आ गया। तो डेट इज द फ्लो डायग्राम आपको जो दिखा रहा हूं, ये एलुवियल डिपॉजिट्स का डायग्राम है। एलुवियल जो सॉइल होगी वो डिपॉजिट होगी कैसे? डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। कौन सी फिजिकल एजेंसी है? रनिंग वाटर है। एलुवियल सॉइल के अंदर जो आपको सॉइल मिलेगी वो कैसी सॉइल मिलेगी? ट्रांसपोर्टेड सॉइल मिलेगी। कैसी सॉइल मिलेगी? ट्रांसपोर्टेड सॉइल आपको मिलेगी। वेदरिंग कैसी होगी? फिजिकल वेदरिंग होगी। और ये जो सॉइल होगी ये हमेशा आपको रिवर बैंक पर मिलने वाली है, नदी के किनारे पर आपको यह जो सॉइल है वो मिलेगी। आप डायग्राम देख सकते हो कि एलुवियल सॉइल किस टाइप की दिखाई देती है। मैंने डायग्राम भी यहाँ पे लगाया हुआ है, आप डायग्राम में देख सकते हो कि किस टाइप की सॉइल है। ठीक है, इस सॉइल को हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर एलुवियल सॉइल अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है, देखो, alluvial soil are widespread in the northern plain and river valley। नॉर्दर्न प्लेन और रिवर वैली के अंदर बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो स्प्रेड है, मतलब वाइडली स्प्रेड है। इट कवर्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। कंट्री का 40% जो लैंड एरिया है वो एलुवियल सॉइल के द्वारा कवर अप किया गया है। These soils are mainly These soils are mainly derived from the debris brought down from the Himalayas। ये जो सॉइल आपकी है ये कहां से डेराइव्ड हो रही है? तो दीज सॉइल आर मेनली डेराइव्ड फ्रॉम द डेब्रिस ब्रॉट डाउन। जो डेब्रिस आपका है, जो हिमालयाज के नीचे आपका ब्रॉट डाउन है, तो वहां से आपका मेनली इसका जो हो रहा है वो ड्राइव्ड हो रहा है। इन द पेनिसुलर रीजन दे आर फाउंड इन द डेल्टा।
पेनिसुलर रीजन की अगर मैं बात करूं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, यहाँ पे डेल्टा मार्क किया हुआ है, तो पेनिसुलर रीजन्स के अंदर आपको ये किस फॉर्म में मिलने वाला है, डेल्टास के फॉर्म में मिलने वाला है ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड इन द रिवर वैलीज। ठीक है, नेक्स्ट द कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू एस ग्रे कलर। एलुवियल सॉइल का जो कलर है ना, लाइट ग्रे से एस ग्रे के साइड आपको देखने को मिलेगा इसका शेड। द एलुवियल सॉइल वेरीज इन नेचर फ्रॉम सैंडी लॉम टू क्ले। इसका नेचर भी वेरी करता है, मतलब कि सैंडी लॉम के साथ साथ आप क्ले की ओर भी इसको देख सकते हो। ठीक है, एलुवियल सॉइल के अंदर पोटास जो होता है अच्छा अमाउंट में होता है, बट फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस जो आपका होता है कम अमाउंट में होता है। फास्फोरस कैसा होता है, कम अमाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे समझना, थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल हैव डेवलप्ड इन द अपर एंड मिडिल गंगा प्लेन्स। मतलब अपर और मिडिल गंगा प्लेन्स में दो टाइप की एलुवियल सॉइल आपकी क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। क्लियर, कौन कौन सी हैं, तो आप यहां पे देख सकते हो, खादर और बांगर। ठीक है, अब खादर इज द न्यू एलुवियम एंड ऑक्यूपाई द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं आपके रिवर्स के, वो ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। ठीक है, नई बात समझ में। वो खादर इज द इनरिच्ड विथ फ्रेश सिल्ट डिपॉजिट एवरी ईयर। इसके ऊपर फ्रेशली सिल्ट का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा और हर साल देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट भांगर जो आपका है इज द ओल्ड एल्यूमिनियम। क्लियर, ओल्ड एल्यूमिनियम डिपोजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड प्लेन्स आपके हैं उनसे दूर जाके डिपॉजिट आपका होता है भांगर। ठीक है, तो खादर एंड भांगर समझ में आया आपको। दोनों चीजें समझ में आई। चल नेक्स्ट यहां पे देखना, वो खादर एंड भांगर सॉइल कंटेंट कॉन्क्रीशन। कॉन्क्रीशन का मतलब है कैंकर्स। कैंकर्स मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिल सकते हैं। दीज सॉइल्स आर मोर लॉमी। ये जो सॉइल आपकी होती है ज्यादा लॉमी होती है। लॉमी भी आपको बताऊंगा, डेट इज द मिक्स सैंड सिल्ट क्ले, मिक्स बोल सकते हो आप। लॉमी एंड क्ले इन द लोअर, नीचे की साइड, मिडिल गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र वैली। एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टीवेटेड, किसके लिए, व्हीट, मेज, शुगर कैन, पल्स, पॉलिसीड, ऑयलसीड्स, ईटीसी आर मेनली कल्टीवेटेड। तो ये फसलें बताइए कि एलुवियल सॉइल के अंदर आप मेनली कौन कौन सी फसलों को कल्टीवेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, वैसे इरिगेशन में तो पढ़ोगे ही सही, फिर भी याद रख लेना, सॉइल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो एलुवियल सॉइल के बाद आती है आपकी लेकस्ट्राइन सॉइल। अब लेकस्ट्राइन सॉइल क्या होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ऐसी क्या प्रॉपर लेयर टाइप की यहाँ पे जमी हुई है ना। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भैया जो लेकस्ट्राइन सॉइल का डिपोजिशन होता है बॉटम ऑफ द लेक आपको देखने को मिलेगा स्टिल वाटर में। क्या मिलेगा, बॉटम ऑफ द लेक। अब इसके लिए आप इस डायग्राम को देखो, ये ओरिजिनल ग्राउंड से यहां से मिट्टी बहा के लेके आ रहा है पानी, और आगे जाके कहां पे मिलेगा, ये स्टिल वाटर वाले सेक्शन, और मिट्टी भी यहां जाके क्या हो जाएगी, नीचे तली में बैठ जाएगी ना। तो बस वही बोल रहा है वो कि डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन स्टिल वाटर फॉर द लेक। जो लेक आपकी होती, जो झील आपकी होती, झील के बॉटम में आपको जो सॉइल मिलने वाली है वो लेकस्ट्राइन सॉइल कहलाती है। लेकस्ट्राइन सॉइल का वेदरिंग टाइप आपका फिजिकल होगा, लेकिन सॉइल का टाइप क्या होगा, रेसिडुअल होगा। ये चीज मार्क कर लेना। हम गलती कर देते हैं कि वेदरिंग टाइप फिजिकल लिखा हुआ है तो सॉइल भैया ट्रांसपोर्टेड होगी, नहीं, यहाँ पे सॉइल आपकी कैसी होगी, सॉइल आपकी रेसिडुअल होगी, क्योंकि तली आपके स्टिल वाटर के अंदर, मतलब कि लेक के अंदर तली में पाई जा रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई रोल नहीं है, तो रेसिडुअल सॉइल आपका होगा। और ये लेमिनेटेड और बार्ब्ड लेयर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो प्रॉपर लेयर की लेयर आपको यहाँ पे जमी हुई यहाँ पे मिल रही है, और देखो फाइन पार्टिकल्स हैं, इसीलिए रेसिडुअल सॉइल भी मैंने बोल दिया है।
ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मरीन सॉइल की। नेक्स्ट अपन किसकी बात करते हैं? मरीन सॉइल की। भैया सी वाटर के द्वारा डिपॉजिटेड होगी। किसके द्वारा डिपॉजिटेड होगी? सी वाटर के द्वारा डिपॉजिटेड होगी। अगर बेदरिंग के टाइप की बात की जाए तो बेदरिंग का टाइप यहाँ पे कैसा रहने वाला? फिजिकल, मतलब फिजिकल बेदरिंग के द्वारा मरीन सॉइल यहाँ पे बनेगी। और फिजिकल बेदरिंग हुई है तो सॉइल का जो टाइप रहेगा वो कैसा रहेगा? ट्रांसपोर्टेड सॉइल आपकी रहेगी। कैसी रहेगी? ट्रांसपोर्टेड सॉइल आपकी रहेगी। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल रहेगी, आप डायग्राम देख सकते हो, ये मरीन सॉइल आपकी है। ठीक है, मरीन डिपॉजिट्स जो आपके होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं? कन्फाइंड होते हैं अलोंग द नैरो बेल्ट नियर द कोस्ट। जो कोस्टल एरिया आपके होते हैं, क्या होते हैं? जो कोस्टल एरिया आपके होते हैं, तो कोस्टल एरिया में आप बोल सकते हो, कोस्टल एरिया में जो नैरो बेल्ट आपका होगा तो वहां पर जो मरीन डिपॉजिट आपका होगा वो मेनली आपको कन्फाइंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, वेरी लो सीयरिंग स्ट्रेंथ। इसकी जो सीयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। और हाई कंप्रेसिबल, और कैसी सॉइल होगी ये? हाईली कंप्रेसिबल आपको देखने को मिलेगा। मरीन सॉइल के अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी आपको देखने को मिलेंगे। मरीन सॉइल के अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी आपको देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? इसके अलावा ये डायग्राम तो आपने देख लिया होगा। ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको ऐप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा यूलिन सॉइल होता है। ये क्या होता है? विंड के द्वारा डिपॉजिटेड होता है और इसी को लोएस्ट सॉइल भी बोलते हो। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो यूलिन सॉइल आपका जो होगा वो लो डेंसिटी सॉइल होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, इसकी आपको लो बियरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में परमेबिलिटी भी जो आपको देखने को मिलेगी ना वर्टिकल डायरेक्शन में। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, एक आपका क्या हो गया? वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इसकी परमेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वॉइड रेशियो भी आपको कैसा देखने को मिलेगा? वॉइड रेशियो भी आपको हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाई वॉइड रेशियो इसका होता है, इसका लो बियरिंग कैपेसिटी होता है, हाईली कंप्रेसिबल होगा, लो डेंसिटी होगी और परमेबिलिटी जो आपकी होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में कैसी देखने को मिलेगी? लार्ज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब याद रखना एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में आपको एओलिन सॉइल ज्यादा देखने को मिलेगी। और एओलिन सॉइल आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस टाइप की दिखाई देती है। ठीक है, ये इमेज लगाने का यही रीजन है कि आपको समझ में तो आए एओलिन सॉइल क्या होता है। ठीक है, चलो आई बात समझ में यहां तक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ग्लेशियर सॉइल की। ग्लेशियर सॉइल जो आपका होता है वो आइस के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। क्या होता है? आइस के द्वारा आपका ट्रांसपोर्टेड होता है। ठीक है, आप देखना यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में अपन समझते हैं। ग्लेशियर्स आर लार्ज मासेस ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ स्नो। जो स्नो आपका होता है, जो बर्फबारी आपकी होती है, उसका लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन जब हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन हो जाता है तो ग्लेशियर्स का निर्माण हो जाता है। एज द ग्लेशियर्स ग्रो एंड मूव, ये ग्रो करते हैं, बढ़ते जाते हैं और मूव करते हैं। दे कैरी विथ देम सॉइल, यह अपने साथ सॉइल को भी कैरी करते हैं। बेरिंग इन साइज, अलग अलग साइज में, फ्रॉम फाइन ग्रेन टू ह्यूज बोल्डर, मतलब छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स भी हो सकते हैं जो ग्लेशियर के साथ आपके क्या हो सकते हैं? मूव करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको कि यहाँ पे मैंने बोला है ड्रिफ्ट सॉइल। अब ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर द, किसके लिए? डिपॉजिट्स मेड बाय ग्लेशियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ग्लेशियर्स के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर डिपॉजिट्स किया गया है तो उसको ड्रिफ्ट बोला जाएगा। डिपॉजिट्स डायरेक्टली मेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, अगर मेल्टिंग ग्लेशियर ने, ग्लेशियर पूरा मेल्ट होने के बाद अगर आपका डिपोजिशन हुआ है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका टिल कहलाता है। तो ड्रिफ्ट सॉइल क्या कहलाएगी? ग्लेशियर के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका डिपॉजिट किया गया है। और टिल आपका क्या कहलाएगा? कि आपका ग्लेशियर के मेल्टिंग होने के बाद आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। क्लियर? तो द सॉइल कैरिड बाय द मेल्टिंग वाटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ग्लेशियर इज कम आउट वॉश। आप यहाँ पे डायग्राम में देखना, ये है ग्लेशियल टिल। आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ग्लेशियर, जो बर्फ है, स्नो है, वो मेल्ट हो चुकी है।
ठीक है। तो ये आपका ग्लेशियल टिल है, यही मैंने बोला आपको कि टिल आपका क्या कहलाता है कि डिपॉजिट्स डायरेक्टली मेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर आर कॉल्ड टिल। ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या है, ग्लेशियल ड्रिफ्ट आपका हो गया। ठीक है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट की अगर बात करें तो ग्लेशियल ड्रिफ्ट में आप देख रहे हो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देखने को यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिल रहा है सॉइल का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बेदरिंग का टाइप रहेगा वो फिजिकल रहेगा, सॉइल जो कहलाएगी वो आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगी। सॉइल कैसी होगी, सॉइल आपकी ट्रांसपोर्टेड होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है कोलुबियल सॉइल। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायग्राम है कोलुबियल सॉइल का। ठीक है। कोलुबियल सॉइल जो आपका होता है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्टेड होती है, मतलब टॉप ऑफ द जो रॉक आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, यहां से नीचे गिर जाएगी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो बेदरिंग टाइप आपका कैसा हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल फोर्स यहाँ पे एक्शन ले रहा है। ठीक है। और सॉइल कैसी कहलाएगी, ट्रांसपोर्टेड कहलाएगी। अब देखो दीज आर सॉइल ट्रांसपोर्टेड थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस, क्लियर, एक छोटी सी डिस्टेंस से आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। अब मतलब अगर मैं बोलूं एक टॉप से यहाँ बॉटम में आ रहा है तो एक तरीके का ये क्या है, एक शॉर्ट डिस्टेंस ही हुआ ना। ठीक है। कोलुबियल सॉइल सच एज तालुस, याद रखना कोलुबियल सॉइल को हम तालुस के नाम से भी जानते हैं, हैव बीन डिपॉजिटेड द ग्रेविटी। तालुस कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर कोर्स पार्टिकल, क्लियर, कोई भी रेगुलरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो पार्टिकल कैसे होंगे, कोर्स पार्टिकल होंगे, फाइन पार्टिकल नहीं होंगे, क्योंकि बड़े बड़े पीस टूट के गिर रहे हैं ना। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ ब्रोकन रॉक पीस एंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल फॉर मेनी इंजीनियरिंग वर्क, मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क में आप कोलुबियल सॉइल का यूज कर सकते हो। ठीक है। यहां तक की बात क्लियर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। अब रेड एंड येलो सॉइल की यहां पे बात की जाए तो रेड एंड येलो सॉइल आपका क्या होगा। ठीक है। तो देखो ऑल्सो नॉन एज द ओमनीबस ग्रुप। ठीक है। आप इसको ओमनीबस ग्रुप बोलते हो, क्या बोलते हो, ओमनीबस ग्रुप बोलते हो। नेक्स्ट इट कवर्स अबाउट 18.5% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब 18.5% टोटल लैंड एरिया जो आपका है वो कंट्री का कवर किया गया है। ठीक है। इट कवर्स अबाउट 18.5% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो टोटल लैंड एरिया का 18.5%, भैया 40% एलुवियल सॉइल की हुई है और रेड और येलो सॉइल कितना किया हुआ है, 18.5%। ठीक है। ठीक है। इट इज फाउंड इन रीजन ऑफ लो रेनफॉल, ये किस रीजन में फाउंड हो रही है, जहां पे आपका कम रेनफॉल हो रहा है, या फिर आप कम रेनफॉल वाला कौन सा, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो जीके वाली बातें होंगी, जीके वाली बातें हो गई हैं, ठीक है, फिर भी पता तो होना चाहिए भाई, मध्य प्रदेश का जीके भी तो आता होगा बहुत सारी एग्जामों में, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे काम आ जाएगा। नेक्स्ट है अलोंग द हेडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट a long stretch of area is occupied by red loamy soil. This soil is also present in part of Odisha and छत्तीसगढ़, मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कुछ पार्ट देखने को मिलेगा, एंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, साउथर्न पार्ट मिडिल गंगा प्लेन का आपको साउथर्न पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, रेड कलर क्यों है इसका, आयरन की प्रेजेंस की वजह से है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेटामॉर्फ एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक आगे बताऊंगा, ठीक है, जब आगे सब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे। द सॉइल अपीयर येलो व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब रेड सॉइल जो आपकी है ना, अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में सॉइल है तो वो येलो कलर आपको दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल इज यूजुअली फर्टाइल while the coarse grained soil is less fertile। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो तो जनरल सी बात है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो रहेगी लेस फर्टाइल होगी। ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। Wheat, cotton, oilseeds, millets, tobacco and pulses are mainly cultivated in red and yellow soil।
तो ये भैया फसलें याद रख लेना, इरिगेशन में काम आएगा, इरिगेशन सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका है डिजर्ट सॉइल। अब डिजर्ट सॉइल क्या है? ऑल्सो नॉन एज एरिड सॉइल, एरिड सॉइल भी आप इसको बोलते हो। इट अकाउंट फॉर ओवर 4.42%। ठीक है, डेजर्ट सॉइल जो आपका होता है टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री का। कलर रेंज की अगर बात की जाए, रेड टू ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। डेजर्ट सॉइल का आप बोल सकते हो सैंडी टू ग्रेवली इन टेक्सचर। टेक्सचर कैसा रहने वाला? सैंडी टू ग्रेवली टेक्सचर आपका रहेगा। हैव लो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कैसा रहेगा? कम रहेगा। और लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रहेगी वो भी आपकी कम रहने वाली। ये चित्र बना हुआ है, रेगिस्तान की बात हो रही, डेजर्ट सॉइल। ठीक है, These soils are saline in nature, कैसे नेचर की होती है? सलाइन नेचर की होती है। एंड इन सर्टेन रीजन्स द सॉल्ट कंटेंट इज सोल्ड, कुछ कुछ रीजन्स में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग वाटर, अगर कॉमन सॉल्ट आपको निकालना है तो एवेपोरेटिंग वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, these soil have normal phosphate content but are deficient in nitrogen, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी इसमें को देखने को मिलेगी, लेकिन आपको नॉर्मल फॉस्फेट कंटेंट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज्ड कैल्शियम कंटेंट, अगर कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज होता है इन द लोअर हॉरिजॉन ऑफ द सॉइल, सॉइल के लोअर हॉरिजॉन में, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कैंकर लेयर। क्लियर? तो कैंकर लेयर का फॉर्मेशन होगा। These canker layer restrict the penetration of water, ये कैंकर लेयर पानी की पेनिट्रेशन को रोकेगी। एंड सच when water is made available through irrigation, the soil moisture is readily available for the sustainable plant growth। अब ये समझ में आएगा आपको इरिगेशन में, मतलब ये वाला पॉइंट जो है आपके इरिगेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां पे और डिटेल में समझ लेना। ठीक है, डेजर्ट सॉइल आर प्रोफाउंडली फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, याद रखना कहां पे मिलती है आपको? वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगी। एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, कुछ लिटिल ह्यूमस आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में ऑर्गेनिक मैटर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है लेटेराइट सॉइल। अब लेटेराइट सॉइल क्या होता है कि जो आपका लेटेराइट है ना भैया, ये लैटिन वर्ड से आया है, लेटर उससे आया है आपका, विच मीन्स ब्रिक्स, विच मीन्स ब्रिक्स, ईट। ठीक है, इट अकाउंट फॉर 3.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, 3.7% ये कवर अप करती है। दीज आर टिपिकल सॉइल ऑफ द मानसून क्लाइमेट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल रेनफॉल। क्लियर? मतलब आप बोल सकते हो लेटेराइट सॉइल जो आपकी है, दीज आर द टिपिकल सॉइल ऑफ द मानसून क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट का आपका टिपिकली सॉइल है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सीजनल रेनफॉल, जो कैरेक्टराइज्ड की गई है सीजनल रेनफॉल से। विथ रेन, lime and silica are leached away and soil rich in iron oxide and aluminium are left leading to formation of laterite soil। आप देख सकते हो डायग्राम, ऐसा लाल लाल लाल, मानसून के टाइम पे ऐसा लाल 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 एरिया देखने लग जाता है बहुत सारी जगह पे। इसमें क्या होता है? विथ रेन, पानी के साथ, लाइम एंड सिलिका जो आपका होता है लीच्ड अवे, दूर चला जाएगा। सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड, सॉइल जो रहेगी वो आपकी आयरन ऑक्साइड जो रहेगा उसके अंदर ज्यादा रहेगा। एल्यूमिनियम आपका लेफ्ट कर रहा है, लीडिंग द फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन हो रहा है उससे लेटेराइट सॉइल बन रही है। अब लेटेराइट सॉइल जो आपका होता है इज डिफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, हाउएवर आयरन ऑक्साइड एंड पोटास आर इन अबंडेंस। मतलब ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहने वाला है, नाइट्रोजन नहीं रहने वाला है, फॉस्फोट नहीं रहने वाला है, कैल्शियम नहीं रहने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट, ऑल दो लो एज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी में आपका लो रहने वाला है, दे रिस्पॉन्ड वेल टू मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। लेटराइट सॉइल आर फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश एंड हिली रीजन्स ऑफ असम एंड उड़ीसा। ये वाला पॉइंट आप याद रख लेना कि भैया कर्नाटक में मिलने वाला है, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश और हिली रीजन्स ऑफ द असम एंड उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलेगा। रेड लेटेराइट सॉइल इन केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर वेल सुइटेड फॉर ट्री क्रॉप कल्टीवेशन लाइक केसप नट्स। ठीक है, तो ये इरिगेशन से रिलेटेड दो पॉइंट है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर इतना काम का नहीं है, तो ये मैं छोड़ रहा हूं, आप एक बार ये पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है? इट इज रेसिडुअल सॉइल
फॉर्म्ड फ्रॉम द बेसाल्ट ट्रैप। जो बेसाल्ट रॉक आपकी होती है ना, इसके डिसइंटीग्रेशन से ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी बनती है। इस ब्लैक सॉइल को या ब्लैक कॉटन सॉइल को आप रेगुलर सॉइल के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो? रेगुलर सॉइल के नाम से जानते हो और ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हो। 15% आप बोल सकते हो कि टोटल जो कंट्री का लैंड है उसका 15% जो है वो कवर अप करके रखा है इसने, ठीक है। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, मोस्ट ऑफ द कवर है डेक्कन प्लेटू, पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे अवेलेबल है ब्लैक कॉटन सॉइल। इन द अपर रीचेस में आप जाओगे तो जैसे गोदावरी एंड कृष्णा एंड द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डीपली ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसका जो कलर होता है ना, डीप ब्लैक टू ग्रे आपको देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? डीप ब्लैक टू ग्रे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी समझ में आ गई आपको बात। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया ब्लैक कॉटन सॉइल जो आपका होता है इसके अंदर एक मिनरल पाया जाता है मोंट मोरोलोनाइट। अब वो मोंट मोरोलोनाइट की क्या खासियत है? हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी है उसकी, मतलब बहुत जल्दी से स्वेल करेगा और बहुत जल्दी से क्रैक भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे पूरा वाटर बाहर निकलेगा क्रैक उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। किस सॉइल के लिए बहुत इंपोर्टेंट, किस फसलों के लिए इंपोर्टेंट है? जैसे कॉटन हो गया, पल्सेस हो गया, ठीक है, कैस्टर हो गया, टोबैको हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है। तो लिंसेड आपका जो हो गया, तो इन सब के लिए कल्टीवेटेड के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है। ये वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया कि सॉइल श्रिंक एंड डेवलप वाइड क्रैक्स, मॉइस्चर अगर एवेपोरेट हो जाएगा ड्राई सीजन में, स्वेल करेगा ग्रेटली, बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट इन द रेनी सीजन, ठीक है। वही जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया वही है। बेंटोनाइट की अगर बात की जाए तो बेंटोनाइट आपका क्या होता है? वॉल्केनिक एस जो आपका होता है, वॉल्केनिक एस जो आपका होता है उसके डिकम्पोजिशन से ये ऑब्टेन्ड होता है। हाईली प्लास्टिक इन नेचर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी हाई अमाउंट ऑफ मोंट मोरोलोनाइट आपको मिनरल देखने को मिलेगा। और जब अगर ये मिनरल इसके अंदर आ जाएगा तो हाईली प्लास्टिक होगा और श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसको जनरली यूज किया जाता है जब हम पाइल फाउंडेशन करते हैं ना, तो एज अ ड्रिलिंग मड, ठीक है, यूज्ड एज ड्रिलिंग मड इन पाइल फाउंडेशन, ठीक है। तो ये आपका बेंटोनाइट सॉइल हो गया। नेक्स्ट आपका लॉम सॉइल आता है, इसको आप गार्डन सॉइल भी बोलते हो। ये जनरली क्या होता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर होता है। क्या होता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर होता है। इसको आप गार्डन सॉइल भी बोलते हो, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी आपको देखने को मिलेगा। वेदरिंग का टाइप जो रहेगा यहाँ पे, वो वेदरिंग कैसी रहेगी आपकी? फिजिकल वेदरिंग आपकी रहेगी। कैसी रहेगी आपकी? फिजिकल वेदरिंग आपकी यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होता है? slightly cemented volcanic ash. There are slightly cemented volcanic ash that has been transported by wind or water. मतलब विंड और वाटर के द्वारा स्लाइटली सीमेंटेड, सीमेंटेड मतलब बाइंडेड फॉर्म में, ठीक है। ये बाइंडेड फॉर्म में आपकी वॉल्केनिक एश को ट्रांसपोर्ट किया गया विंड और वाटर के द्वारा, तो उसको आपने टफ सॉइल बोल दिया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मार्ल सॉइल। अब मार्ल सॉइल आपका क्या होता है? फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बोन्स एंड सेल्स। जो बोन्स एंड सेल्स होती हैं उसके डिकम्पोजिशन से आपकी इस सॉइल का निर्माण हो रहा है। वो बोन और सेल्स जो रहेंगे प्लांट और एनिमल दोनों के रहेंगे। वेरी फाइन ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल ऑफ मरीन ओरिजिन। मरीन ओरिजिन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा वेरी फाइन फॉर्म में, ठीक है। वेदरिंग का जो टाइप यहाँ पे रहेगा केमिकल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है बोन्स एंड सेल का। इसको बोला जाता है मार्ल सॉइल, ठीक है। आई यहां तक बात समझ में। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल आपका क्या होता है? फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स आपके होते हैं, या तो ग्रोथ, फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से आपकी ऑर्गेनिक सॉइल बन रही है, ठीक है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल एंड आर नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग पर्पज। ये इंजीनियरिंग पर्पज के लिए आपका सुटेबल नहीं है। ऑर्गेनिक सॉइल का अगर एग्जांपल की बात की जाए तो मक सॉइल आपका हो गया, पीट सॉइल आपका हो गया, ह्यूमस आपका हो गया, तो ये सब ऑर्गेनिक सॉइल के टाइप हैं। यहां से आप ये बोल सकते हो कि सॉइल जो आपका होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है।
अब ऑर्गेनिक सॉइल जो आपका होता है ना, इसको आप कुमुलोस सॉइल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कुमुलोस सॉइल भी आप बोलते हो। देख सकते हो आप, ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट से आपका ऑर्गेनिक सॉइल यहाँ पर बना हुआ है। एक लास्ट नोट भी आपको याद रखना है, ये एक टर्म है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, लिथिफिकेशन। ये क्या कहलाता है? प्रोसेस बाय विच अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आर कनेक्टेड इनटू कोहेरेंट सॉइल रॉक एज बाय द कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, जिसको लिथिफिकेशन बोला जाता है। ये फैक्चुएट क्वेश्चन अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन जो है वो नोट के फॉर्म में लिखाई हुई है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब अभी अपन ने जो पढ़ा है ना, इसके कुछ अपन क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया, भैया आंसर मत देखना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बेंटोनाइट क्ले इज अ मटेरियल ऑब्टेन्ड ड्यू टू द गैदरिंग ऑफ लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, वोल्केनिक एश एंड सेल्स। अभी पढ़ा हमने, बेंटोनाइट तो वोल्केनिक एश से आता है, इसके डिकम्पोजिशन से। Which of the following is transported by gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आपकी जो सॉइल आपकी आती है, ट्रांसपोर्टेड होती है तालुस। ठीक है, क्या होती है? तालुस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इयोलिन सॉइल? इयोलिन सॉइल आपकी कैसी है? रेसिडुअल है, वोल्केनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक है, ट्रांसपोर्टेड है? इयोलिन तो भैया विंड के द्वारा हो रही है ना, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैच द कॉलम करना है भैया। रेसिडुअल सॉइल, लोसेस, पीट एंड बार्ब्ड क्ले। अब देखना है यहाँ पे, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, तो ये तो हो गया आपका लोइस। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल, तो ये अभी अपन ने पढ़ा पीट। डिपोजिशन इन लेक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई एंड लो वाटर, तो ये हो जाएगा आपका बार्ब्ड। बार्ब्ड लेयर में आपको लेकेस्ट्राइन सॉइल ही मिल रही थी ना, बार्ब्ड क्ले हो गया। लास्ट, सॉइल लेफ्ट इन प्लेस आफ्टर वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, तो इसका क्या आ जाएगा? ये रेसिडुअल। तो ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 4 1 ये वाला सी वाला आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड बाय। ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? कॉम्पैक्शन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो, कंटिन्यूअस फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अ सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड नन ऑफ द एबव। भैया कॉम्पैक्शन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो, यही अभी पढ़ाया था आपको ग्लेशियर के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट, अ सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड तालुस। ये तो मेरे को सही लग रहा है। लेटराइट सॉइल इज कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, बिल्कुल नहीं ना। वाटर हेल्ड फर्मली टू द क्ले पार्टिकल्स हैज द सेम प्रॉपर्टी एज ऑर्डिनरी वाटर, ना। अ क्ले डिपॉजिट्स व्हिच एग्जिबिट नो एविडेंस ऑफ फिशरिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इनटेक। ट्रू स्टेटमेंट एक ही है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो होता है वो तालुस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? गैदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहेबल, यही होता है। देखो ये कहां लिखा, गैदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहेबल। सी आंसर इज अ करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ एग्जांपल मैंने क्यों करवाए हैं, वो इसलिए करवाए हैं कि भैया इस टाइप के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से, ओरिजिन ऑफ सॉइल और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से, जो वेदरिंग के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में? तो आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं, फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से अपन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं जुड़ा हुआ हूं, आप वहां पे मुझसे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। थैंक यू क्लास।